हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल आरवी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि क्लास 12th फिजिक्स में इस समय हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं। तो आज उसी चैप्टर से हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिसमें एक है समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व और दूसरा है लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस L से लिखा जाता है और इसका मान आप देख चुके हैं, होता है फाई अपान आई, या फिर इसका मान होता है L = E/dy/dt। ये दो चीज़ को आप पढ़े हैं। यहाँ ये वाला फार्मूला निकलता है जब आप लिखते हैं फाई बराबर Li से, तो ये हो जाता है L = फाई अपान आई। और ये वाला फार्मूला निकलता है क्या, E = L/dy/dt से, तो यहाँ से L = होता है E/dy/dt। तो यहाँ पर चाहे समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकालना हो या परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकालना हो, हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, L = फाई अपान आई। तो यहाँ पर फाई क्या है, इस कुंडली से संबद्ध समस्त फ्लक्स है, और आई क्या है, इस कुंडली में विद्युत धारा का मान है। तो यल को निकालने के लिए, स्वप्रेरकत्व को निकालने के लिए हमको फाई का जानना जरूरी होगा। और फाई = क्या लिखते हैं आप, B × A लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको B का मान मालूम हो, तो हम फाई का मान निकाल लेंगे, और फाई का मान मालूम हो तो हम L का मान निकाल लेंगे, क्योंकि I का मान हमको मालूम रहता है। तो यहाँ पर समतल कुंडली के लिए B का मान क्या होता है वो जानना जरूरी है, और परिनालिका के लिए B का मान क्या होता है वो जरूरी है। तो समतल कुंडली के लिए B का मान, समतल कुंडली का मतलब एक ऐसी कुंडली जिसमें ढेर सारे बंद परिपथ होते हैं। एक बंद परिपथ, दो बंद परिपथ, तीन बंद परिपथ, इस तरह से ढेर सारे बंद परिपथ होते हैं। तो ये क्या है, ये एक ऐसी कुंडली है जिसमें ढेर सारे बंद परिपथ है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से n बंद परिपथ हैं, और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इस समतल कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का मान जो होता है वो होता है B = μ0/2 × n चक्कर है तो n × I/r, ये B का मान होता है। और अगर B का मान निकल गया है तो यहाँ पर हम फाई का मान निकाल सकते हैं। तो फाई = क्या लिखते हैं हम, फाई = B × A लिखते हैं। तो यहाँ से B का मान हो गया μ0/2 × Ni/r। और A क्या होता है, एक जो लूप है या बंद परिपथ है उसके तल का क्षेत्रफल होता है। अगर इस कुंडली की त्रिज्या r है, त्रिज्या कितनी है, r है, तो एक लूप का जो तल का क्षेत्रफल होगा वो πr² होगा। तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, πr² लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा πr²। ये हमारा हो गया फाई। तो यहाँ से क्या हो गया, μ0/2 × Ni × πr, ये फाई का मान हो गया। लेकिन ये फाई का मान केवल एक लूप से संबंध फ्लक्स का है, क्योंकि इसमें एक लूप के तल का क्षेत्रफल का गुणा कर रहे हैं πr² का। इसी तरह से n लूप इसमें है, तो संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस एक फाई में n से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से समतल कुंडली से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा, n × फाई। यहाँ से क्या हो गया, n अपनी जगह, और फाई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से μ0/2 Ni/r, ये Ni/r। तो यहाँ से क्या हो गया, μ0/2 πn² × r × I, ये हो गया। और आप जानते हैं कि अगर कोई कुंडली है और उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और फ्लक्स फाई है, तो ऐसी स्थिति में L = क्या हो जाता है, फाई/I हो जाता है। तो फाई क्या है, यहाँ पर संपूर्ण फ्लक्स है, और हमारे पास संपूर्ण फ्लक्स ये आ गया।
तो संपूर्ण फ्लक्स में अगर हम आई से भाग देते तो एल का मान निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल बराबर लिखते हैं संपूर्ण फ्लक्स अपान धारा आई, और संपूर्ण फ्लक्स क्या है ये आपके सामने है। तो क्या हो जाएगा, एल इजक्वल टू म्यू 0/2 पाई एन स्क्वायर आर आई बाई आई, और यहाँ से हो जाता है हमारे सामने एल इजक्वल टू म्यू 0/2 पाई एन स्क्वायर आर। ये क्या हो गया, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। तो इस तरह से हमने एक समतल कुंडली को जो देखा जिसमें एन चक्कर था, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही थी। तो इस समतल कुंडली के कारण चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ वो B इक्वल टू म्यू 0/2 NI/R हुआ। और इस B चुंबकीय क्षेत्र में ये पूरी की पूरी कुंडली रखी हुई है। तो इस पूरी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स जो होगा वो यहाँ पर एक लूप के तल का क्षेत्रफल का गुणा करेंगे, और इसमें n से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर संपूर्ण फ्लक्स निकल के आएगा। और संपूर्ण फ्लक्स जब हमारे सामने हो गया तो आई से भाग दे करके हम एल का मान निकाल लेंगे। तो ये एक समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल इजक्वल टू म्यू 0/2 पाई एन स्क्वायर आर हुआ। अब बात आती है लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व की। तो आइए देखते हैं कि लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होता है। तो लंबी परिनालिका और समतल कुंडली में अंतर केवल यही है कि परिनालिका में लंबाई को काउंट करते हैं और समतल कुंडली में लंबाई को काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लंबाई को हम एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। तो यानी एल लंबाई की अगर कोई परिनालिका है और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है तो ऐसी स्थिति में इस परिनालिका का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी का मान होता है B इजक्वल टू म्यू 0/NI/L। B इजक्वल टू म्यू 0/NI/L होता है इस लंबी परिनालिका के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। जैसा कि हम पहले ही बताए कि चाहे समतल कुंडली हो चाहे लंबी परिनालिका हो, इन सबके स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस को निकालने के लिए हमको आवश्यकता B की होगी। तो B इक्वल टू हमको मिल गया म्यू 0/NI/L। अब यहाँ से हम देखेंगे कि एक लूप, इसमें n लूप है, तो एक लूप से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो लिखेंगे कि परिनालिका के एक लूप से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इजक्वल टू B इंटू ए। तो B का मान आप देख लिए हैं क्या है, म्यू 0/NI/L इंटू ए अपनी जगह रख दीजिए। हम यहाँ पर R के रूप में इस लूप के तल का क्षेत्रफल नहीं देख रहे हैं, मान ले रहे हैं कि इस लूप के तल का क्षेत्रफल A है। तो A हमने लिख लिया। अब एक लूप से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू इतना हो गया और इसमें n लूप है, तो संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि इस प्रकार संपूर्ण फ्लक्स, तो एक लूप से अगर फाई है तो संपूर्ण फ्लक्स n लूपों से कितना हो जाएगा, n में इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा n इंटू फाई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/NI/L इंटू ए इंटू एन। अब यहाँ से क्या हो गया, संपूर्ण फ्लक्स म्यू 0/N² और आप जानते हैं कि चाहे परिनालिका हो चाहे समतल कुंडली हो, सबसे गुजरने वाले फ्लक्स का मान Li होता है। क्या लिखे हैं, इसके पहले आप फाई इक्वल टू Li लिखे हैं। तो ये फाई जो संपूर्ण फ्लक्स है जिसको हम इसके पहले n फाई लिखे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L इंटू आई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस संपूर्ण फ्लक्स बराबर L इंटू आई, और संपूर्ण फ्लक्स का मान क्या है, ये है। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट म्यू 0/NI/L इक्वल टू Li। यहाँ पर L क्या है, स्मॉल l है जो इस परिनालिका की लंबाई है, ये कैपिटल L क्या है, इस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है, सेल्फ इंडक्टेंस है। तो यहाँ से L इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0/N² A/L।
म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपान एन। ये हो गया लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है। तो समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व आपने देखा और लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व देखा। समतल कुंडली का क्या हो गया, L इक्वल टू म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर बाई 2, ये समतल कुंडली के लिए हो गया। और परिनालिका के लिए क्या हो गया, L इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एन। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, अक्सर करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसको पूछ देते हैं। आइए एक नया टॉपिक देखेंगे जिसमें ये होगा कि किसी धारावाहिक कुंडली को आवेशित करने में कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है, या कह लें कि धारावाहिक कुंडली में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। धारावाहिक कुंडली में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा बहुत आसान सा टॉपिक है। समस्या केवल इस बात की है कि आपको स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु हो, यदि उस पर हम बाहर से कार्य करके उसमें विशेष स्थिति पैदा कर देते हैं, तो जो हम कार्य करते हैं वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अगर मैकेनिकल कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसमें मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी स्थित हो जाती है। जैसे एक स्प्रिंग हो, उस पर हम कार्य करके उसको खींचे रहें, तो जितना हम कार्य करते हैं वो कार्य उस स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब हम एक कुंडली ले रहे हैं इस तरह से, और इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आप देख चुके हैं कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और कुंडली के प्रत्येक लूप से गुजरने वाला फ्लक्स पैदा होता है। जब हम इस विद्युत धारा के मान को बढ़ाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल इस धारा के बढ़ने का विरोध करता है। उसके बावजूद भी अगर हम इस सेल के माध्यम से कार्य करा करके इसमें आवेश देते रहें या विद्युत धारा के मान को बढ़ाते रहें, तो जितना ये सेल इस कुंडली पर कार्य करके विद्युत धारा के मान को बढ़ाता है, वही कार्य इसमें क्या हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मान लेते हैं कि इस सेल के कारण आई धारा प्रवाहित करने में इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। कितना उत्पन्न हो जाता है, ई। तो क्या लिखे कि यदि धारा आई पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हो जाए, तो अब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है इस धारा के बढ़ने का क्या करेगा, विरोध करेगा। उसके बावजूद भी हम इस धारा को बढ़ा करके इसमें डी क्यू छोटा सा आवेश देते हैं, तो डी क्यू आवेश देने पर कितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम निकाल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे कि यदि ई विद्युत वाहक बल पर डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि एकांक आवेश को देने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल होता है, तो डी क्यू आवेश को देने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ई इंटू डी क्यू। चूँकि ये कार्य हमको इस कुंडली को आवेशित करने में या इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने में हमारे द्वारा किया जा रहा है या सेल के द्वारा किया जा रहा है, तो ये कार्य माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जब कार्य करना पड़ता है तो माइनस में लिखते हैं और कार्य जब प्राप्त होता है तो वो प्लस में लिखते हैं। और आप जानते हैं कि यदि इस कुंडली में आई विद्युत धारा प्रवाहित करने में, या कह लें कि डी टी समय में डी आई विद्युत धारा में परिवर्तन हो, तो ऐसी स्थिति में डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी, ये हो जाएगा। तो पहले हम ई का मान लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल आप जान चुके हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपान डी टी होता है। तो ई की जगह क्या लिख देंगे, माइनस एल डी आई अपान डी टी, तो क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई अपान डी टी, और यहाँ से क्या हो जाता है, डी क्यू। तो डी क्यू को आप क्या लिखे हैं, आई डी टी लिखे हैं, तो डी क्यू की जगह लिख दीजिए डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस मान मिल के प्लस हो गया एल
डी आई अपान डी टी इंटू आई डी टी, डी टी डी टी से कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे सामने? डी डब्ल्यू इजक्वल टू एल डी आई आई। अब 0 से I तक धारा पहुंचाने में जो पूरा कार्य होगा उस कार्य को निकालने के लिए हम दोनों तरफ का क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इजक्वल टू एल कांस्टेंट होता है, हर कुंडली के लिए अपना स्वप्रेरकत्व जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एल बाहर निकल गया, आई डी आई, और लिमिट क्या हो जाएगा? इस कुंडली के धारा को हम 0 से लेकर के I तक बढ़ा रहे हैं। 0 से लेकर के I तक बढ़ाने में इस सेल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर 0 to I हो गया। अब ये पूरा कार्य हो गया तो इसको हम आराम से W लिख सकते हैं। ये L बाहर निकल गया और I स्क्वायर अपान 2 और लिमिट हो गया 0 to I। और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा W इजक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ये हो गया। ये इस कुंडली में धारा को 0 से I तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। और यही किया गया कार्य जो होता है इस कुंडली में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो क्या लिखेंगे कि सिंस चूंकि किया गया कार्य W ही कुंडली में विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, अतः क्या हो जाएगा? U इजक्वल टू डब्लू, तो यहाँ से हो गया U इजक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये कुंडली में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा हुई। इस कुंडली को धारा 0 से I तक देने में जो किया गया कार्य होगा वहीं इस कुंडली में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, जिसका मान U इजक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होगा। तो आज हमने देखा कि एक समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होता है, एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होता है, और किसी कुंडली को धारा I देने में उसमें कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।